हेलो व्यूअर्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सियासत टीवी का खास प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात। आज हम मौजूद हैं रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में डॉक्टर फैसल नहदी के साथ, जो सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं पीडियाट्रिक फील्ड में। आज उनसे जानेंगे कि बच्चों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे शो पे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में आपने कैसी चेंजेस देखी हैं, जो आज से 10 साल पहले की हम बात करें या फिर आज से 2-4 साल पहले भी वक्त के साथ ट्रेंड्स बदल रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं और एज पेरेंट्स हम कैसे उन चीज़ों को समझें। मैं डॉक्टर फैसल नाहदी, रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से। जैसा मैम ने सवाल पूछा कि 10 साल पहले और अभी के बच्चों में डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट बॉडी ग्रोथ के हिसाब से भी और ज़हनी ग्रोथ के हिसाब से भी। तो बॉडी ग्रोथ के हिसाब से 10 साल पहले बच्चे, आज से 10 साल पहले की बजाय हम अगर 2 साल पहले ले लें, जब कोविड से पहले या कोविड के बाद। कोविड से पहले बच्चों को स्कूल मिलता था, खेलकूद की एक्टिविटीज़ मिलती थी। ये सब चीज़ों की वजह से बच्चे फिर भी तंदुरुस्त रहते थे क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। पिछले 2-2.5 साल में हम लोगों ने जो ट्रेंड्स देखे हैं, और ख़ासकर बच्चे जब लॉकडाउन्स में ऑनलाइन क्लासेस और ये कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है कि बच्चों में बैड ईटिंग हैबिट्स हो गए, बच्चों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा टीवी और मोबाइल्स देखने की वजह से या ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस और ये सब करने की वजह से कुछ बच्चों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ईटिंग डिस्टर्बेंसेस और कभी-कभी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिले हैं। 2 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है सर किसी के भी लिए। तो 2 साल में जितने भी बच्चों ने अपने वैक्सीन्स गंवाए हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था लॉकडाउन में हॉस्पिटल्स तक जाना, और जो भीड़ रहती थी बच्चों को लेके जाना भी सेफ़ नहीं था। तो जो बच्चों ने अपने वैक्सीन्स मिस किए हैं और अब जब दोबारा हम लोग नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन्स हम लोग दे रहे हैं, जो कोप अप करने के लिए फास्ट वैक्सीन्स हो रहे हैं, कितना सेफ़ है और कैसे हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो वैक्सीन्स हम लोग कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं वो सेफ़ हैं। देखिए, वैक्सीनेशंस इसको जनरली लॉकडाउन से पहले या सिर्फ पैंडेमिक के दौरान नहीं, पहले भी ऐसा हुआ करता था कि चंद बच्चे अपने कुछ रीजंस की वजह से, कुछ हालात की वजह से, इसकी वजह से कुछ वैक्सीनेशंस मिस अप कर देते थे। तो इसके लिए बहुत सारा रिसर्च हुआ है ऑलरेडी, और आपके पीडियाट्रिशियंस को जनरली मालूम होता है कि कौन से वैक्सीनेशन ज़रूरी है, कौन से मिस हो गए और कौन सा वैक्सीनेशन किसके साथ कैचअप अर्ली करना चाहिए अपने। तो हमेशा अपने पीडियाट्रिशियंस के साथ डिस्कस करें। इट्स बेटर देन लेट टू देन नेवर। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जाओ अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करो कि मेरे ये बच्चे की एज अब ये हो गई है, 2 साल में ये वैक्सीनेशंस मिस हो गए हैं, ये वैक्सीनेशन मिस होने की सूरत में अब कौन से वैक्सीनेशन ज़रूरी है, किसको करना है और किसको छोड़ दिया जा सकता है। वो पीडियाट्रिशियन 1-to-1 बेसिस, केस बेसिस पे ही विल डिस्कस विद यू। हर साल हम एक नया वेरिएंट देखते हैं सर, स्पेशली मॉनसून्स के टाइम पे। हर बार एक नया वायरस आता है, वायरल फीवर आता है। तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं, और अगर इन केस अगर कोई ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है तो कैसे आप मेडिकेशन आप बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और एज पेरेंट्स कैसे ध्यान दिया जाए कि अगर ये मॉनसून का मौसम आ रहा है तो छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए, हर साल फ्लू के वायरसेस आते हैं, हर सीजनल चेंज में फ्लू की फैमिली चेंज होती है। ओके, फ्लू के लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल होते हैं, सीजनल फ्लूज़ के लिए। फ्लूज़ के वैक्सीनेशंस WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 9 साल तक बच्चों को रिकमेंड करती है कि बिल्कुल 9 साल तक बच्चों को सीजनल फ्लू के वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हम लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि 9 साल के नीचे वाले बच्चे जो रहते हैं उन्होंने फ्लू का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। वैक्सीनेशन, फ्लू के वैक्सीनेशन हर साल WHO रिकमेंडेशन के ऊपर उसका स्ट्रेन चेंज होता है। स्ट्रेन चेंज होता है मतलब स्ट्रेन का जो कंटेंट होता है, वायरस का जो स्ट्रेन होता है, WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से पूरी कंपनीज वही बनाती है और उस हिसाब से मार्केट में आता है। तो हर 6 महीने को एक नया फ्लू वैक्सीनेशन होता है। एक को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेन, एक को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेन का वैक्सीनेशन जनरली पीडियाट्रिशियंस के पास या मार्केट में आ जाता है समवेयर अराउंड अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में।
सदर्न हेमिस्फीयर का स्ट्रेन वैक्सीनेशन आता है अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में। तो ये साल में 2 बार वैक्सीनेशन आते हैं फ्लू से लड़ने के लिए। फ्लू से लड़ने के वायरसेस जनरली आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं टू फाइट अगेंस्ट सीजनल फ्लू एंड स्वाइन फ्लू ऑल्सो। सर, अभी आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट और ये जानना कि वो इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग है, और एज पेरेंट्स क्या हम कदम उठा सकते हैं, किस चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं इन बातों को समझने के लिए? देखिए, हेल्थ इज नॉट ओनली फूड फूड फूड, हेल्थ इज मेंटल वेल बीइंग, फिजिकल वेल बीइंग एंड एब्सेंस ऑफ अ डिजीज ऑल्सो। तो पहले तो चीज़ कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रोटेक्ट करो। तो हम वही बोल रहे हैं आपको कि आप बच्चों को रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, हैंड हाइजीन एटिकेट्स, ये सब चीज़ें सिखाओ। स्कूल जाने से पहले बच्चे अपने तैयार रहना चाहिए इसके, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जिनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलता है, जो घरों में बंद रहते हैं, हम लोगों ने वो बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होते हैं सनलाइट को ज़्यादा, तो एक वो प्रॉब्लम होता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए बच्चों को बैलेंस्ड न्यूट्रिशनिस्ट डाइट देना चाहिए। इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके घरों में तकरीबन एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट चलता है। हम लोग वेस्टर्न पॉपुलेशन के जैसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ फूड्स ही खाते हैं। हम लोग बैलेंस्ड फूड खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं। वेजिटेरियन लोग दाल्स खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है उनको। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज फूड खाते हैं तो उनसे भी प्रोटीन मिलता है। वो चीज़ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ईटिंग हैबिट्स के लिए बच्चों को खुद अपने हाथ से खाना खाने की आदत डालना जल्द से जल्द, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आजकल हम लोग अपने घरों में देख रहे हैं कि सब लोगों का ईटिंग हैबिट्स अलग अलग टाइम पे होता है। मैं अपने पेशेंट्स को जनरली बोलता हूं कि कम से कम दिन का एक बार खाना पूरी फैमिली एक साथ बैठ के, घर के बच्चे बड़े सब बैठ के एक साथ खाएं। उससे सोशल बॉन्डिंग बहुत बढ़ती है, ओके, पर्सनल बॉन्डिंग बहुत बढ़ती है और बच्चे को खाना खाने में मज़ा आता है। वही चीज़ होती है, हम लोग घर पे नहीं करते, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि सब लोग बैठ के एक साथ खाते हैं। वही चीज़ हम घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को डेफिनेटली हमेशा याद दिलाता हूँ कि बच्चों को हाथ से मत खाना खिलाया करो। एक स्टेज के बाद, 3rd बर्थडे 4th बर्थडे के बाद उनको जनरली बिठाओ और साथ में आप पूरा घर, मदर फादर, घर के बड़े बच्चे सब साथ में बैठ के खाना खाएं, एक टाइम का तो भी साथ। सो आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है एज अ पीडियाट्रिशियन, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपने बच्चों में क्या देखी है, और क्योंकि हम ज़्यादातर एज न्यूक्लियर फैमिलीज़ अभी डिवाइड होते जा रहे हैं, तो उनमें एज न्यू पेरेंट्स काफ़ी हद तक वो समझ नहीं होती है जो हमारे एल्डर्स हमारे घर पे समझा पाते हैं। तो कैसे हम अपने बच्चों को समझें और उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करें? देखिए, पिछले 2 साल में मैंने जितने भी वेबिनार्स किया है, जितने भी पेरेंट्स के लिए टॉक्स दिए हैं, ये दिए हैं, उसमें ये पॉइंट बार बार आया है। आपने जो सवाल पूछा मैडम, हर पेरेंट का ये कंसर्न होता है, हर फोरम का ये कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे की ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। पिछले 8-10 साल में हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत देखे हैं, खासकर वो फैमिलीज़ जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जहाँ मदर भी काम कर रही है, फादर भी काम कर रहा है। तो ये फैमिलीज़ में हम लोग बच्चों को उतना अटेंशन नहीं दे पाते। तो बच्चों को मोबाइल दे दिया, बच्चों को टीवी लगा के दे दिया, तो बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत देखे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1 साल जो बच्चे मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने से पहले जो 1 साल के थे और जिनका मेन मेंटल डेवलपमेंट अगले 1 साल में होने वाला था, मतलब 1st बर्थडे से 2nd बर्थडे के बीच में, वो बच्चे जब लॉकडाउन लगा, जब 1 ईयर के थे, वो बच्चों में हम लोगों ने मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत देखे। खासकर जो बच्चे, जिन बच्चों के माँ बाप कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जो बच्चे कंप्लीटली टीवी देख, ना स्कूल जा रहे थे, ना ऑनलाइन क्लास हो रही थी उनको तो एंगेज रखना था वो लोगों को। तो वो बच्चे जो ज़्यादातर टीवी मोबाइल्स देखे, इंडिया में भी अब्रॉड में भी, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के प्रॉब्लम बिल्कुल ट्रीटेबल है, प्रोवाइडेड हम बिल्कुल उनका स्क्रीन टाइम नियर अबाउट 0 कर दें और उनको फिजिकल एक्टिविटी में, प्ले ग्रुप में इसमें डालें। अभी जब हालात अच्छे हैं तो हम लोग कह रहे हैं पेशेंट्स को, जो हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को बोल रहे हैं, ऐसे बच्चों को बोल रहे हैं कि टीवी मोबाइल्स बंद कर दो, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है इनको, लेकिन इनको माहौल मिलना चाहिए। माहौल स्क्रीन देख के नहीं मिलेगा तुमको। तुम दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सिर्फ उसकी टीवी और फिल्म देख के नहीं सीख सकते हो।
माहौल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने इंटरैक्ट करना, इंसान का इंटरैक्शन होना। मैं अगर तेलुगु सीखना चाहूँ तो तेलुगु लोगों में रहूँगा, तेलुगु स्पीकिंग क्राउड में रहूँगा तो तेलुगु जल्दी सीखूँगा। अगर मेरे को तमिल सीखनी है तो मैं तमिलनाडु जाके तमिल जल्दी सीखूँगा बजाय तमिल मूवी देखने के लैंग्वेज सीखने से। तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू वे ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं, लैंग्वेज के लिए टू वे ट्रैफिक, इंटरैक्शन जो बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज के लिए। अब जब बात करोगे किसी से और रिस्पॉन्ड करेगा वो, तो जब भी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होंगे। रिश्ते वक्त के नहीं, तवज्जो के मोहताज हुआ करते हैं। तो रिश्ते तुम सिर्फ एक छत के नीचे वक्त बिता रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तुम तवज्जो कितना दे रहे हो तुम्हारे बच्चे पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तवज्जो, बच्चे वो तवज्जो के मोहताज रहते हैं। वो तवज्जो अगर तुम दोगे, वो अटेंशन दोगे बच्चे को, तो हमेशा बच्चे के लिए अच्छा रहेगा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। कुछ चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें ये नहीं है कि तुम तुम्हारे बच्चे को छुट्टी पे कश्मीर लेके जाओ, गोवा लेके जाओ, या फिर अब्रॉड की छुट्टी करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम तुम्हारे बच्चे का हाथ पकड़ के पैदल वेजिटेबल मार्केट लेके जाओ, उसको वही दुनिया दिखा दो, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ओके, तो वो अनडिवाइडेड अटेंशन जो होता है बच्चों को, वो मिलना ज़रूरी है। पहली चीज़, आप आपके बच्चे की बात सुनो। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे इस तरीके से दिखते हैं कि मतलब बच्चा बात करता है तो उसकी बात बीच में काट देते हैं। यू नीड टू आस्क, क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ स्कूल में, कुछ फ्रेंड्स बने क्या नहीं बच्चे तुम्हारे। लिसन, जब वो बात करता है तो लिसन करो, और जब वो बात करता है तो ऑब्जर्व भी करो उसको कि उसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बढ़ रहा है उसका। सो आस्क योर चिल्ड्रन व्हाट्स हैपनिंग इन देयर डेली लाइफ, क्या हो रहा है रूटीन की ज़िंदगी में, स्कूल में क्या हो रहा है। अब मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे एक कलीग हुआ करते थे जिनको पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए या कुछ कंप्लेन के लिए उनको बुलाया था उनके बेटे के सिलसिले में स्कूल को। तो द स्कूल टीचर न्यू द हेड मिस्ट्रेस हु वाज देयर, उनको मालूम था कि सर कभी आते नहीं स्कूल को, और सर को मालूम भी नहीं है। तो वो सिर्फ उनको एक सवाल पूछे, क्या आपकी बच्चा कौन सी क्लासरूम में है, आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो कौन सी क्लासरूम में। तो उनको पता था कि ये पर्टिकुलर क्लास में, सेक्शन नहीं पता था, सेक्शन बिल्डिंग में किधर है वो नहीं पता था। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों की तवज्जो कितनी कम है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। साथ में बैठ के टीवी देखना, मूवी देखना, ये सब चीज़ें क्वालिटी टाइम नहीं होती। बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ कभी, वो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। आजकल हम जब देख रहे हैं सर कि बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं है। जो भी आप कर ले, उनके हाथ से आप फ़ोन नहीं ले पाते हो, आप उनकी मर्ज़ी का अगर आप चैनल कोई चेंज कर देते हो, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप उनको किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कह पाते। तो ऐसे बच्चों का जो मेंटल स्टेटस है वो कैसे समझे, और कैसे उनको समझाएं कि जो हम उनको कह रहे हैं या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है, उनके भले के लिए है। और ये जो इरिटेटेड से सिचुएशन है बच्चों को, वो अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, ना हम समझ पाते हैं कि उनके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो कैसे समझे कि बच्चे का दिमाग किस तरह चल रहा है, और कैसे उस चीज़ के लिए हम लोग रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करें। देखिए, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरे सामने, खासकर जॉइंट फैमिलीज में तो बहुत मुश्किल हो जाता। अगर माँ सख्ती बरते तो दादी लाड़ करना चालू कर देती, दादी सख्ती बरते तो फादर बोलता है कि मेरे बच्चे को कुछ मत बोलो। तो ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है पूरी फैमिली का कि एक जनरली मैं मेरे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि सेकंड बर्थडे के बाद तुम्हारा बच्चा अगर बेवजह रोता है तो उसको इग्नोर कर। अगर तुम उसको अटेंशन दोगे तो वो ये हमेशा सोचेगा कि यही हॉटलाइन है घर वालों से बात करने की। इसी तरीके का बिहेवियर मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले समझते हैं। तो ये आदत होते होते वो बुनियाद से बिल्डिंग, इमारत बनना चालू हो जाती। वो इमारत को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है जब वो बेस पे ही हो, और जब तुम ये आदत ख़त्म कर दो तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते। तो ये कलेक्टिव डिसीजन होता है पूरी फैमिली का कि व्हेन ही क्राइज, जब वो रोता है बेवजह, तो पूरी फैमिली इग्नोर करे उसको। ओके, कई बार बच्चे सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, आंसू एक नहीं निकलता है। ओके, तो वो सब चीज़ों को इग्नोर करना। हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया था, हम लोग अगर बेवजह रोते थे तो नहीं मिलती थी वो चीज़ हमको। तो डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन मार से नहीं होता, डिसिप्लिन अंडरस्टैंडिंग से होता है।
ओके, बच्चों को लाड़ करो, वो ज़रूरी है, लेकिन वो एक लाइन ड्रॉ करके रखना है कि कुछ चीज़ें बेफजूल अगर बच्चा करना चाहे तो वो एडवाइजेबल नहीं होती। सर न्यूली जो पेरेंट्स बने हैं उनको हम लोग अभी जॉइंट फैमिली में तो रहते नहीं है, अर्बन लाइफ है, हर कोई वर्किंग है, नए पेरेंट्स हैं, उनको बातों की समझ उतनी नहीं होती है। तो आप एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे न्यू पेरेंट्स के लिए कि कैसे वो ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हो या लाइफस्टाइल हो, जो भी एडवाइस एक आपकी तरफ से न्यू पेरेंट्स के लिए। देखिए मैडम, ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत पेरेंट्स पूछते हैं मेरे को, सर अब क्या, अब क्या? तो अब ये है कि पहली चीज़ तो डरो मत। फ्यूचर का इल्म किसी को नहीं है, गायब का इल्म बोलते हैं हम लोग कि आगे क्या होने वाला किसी को नहीं है। कोई दुनिया में कोई नहीं है जो बता सकता कि फ्यूचर में ये होने वाला है। ओके, कोविड के बारे में भी हम लोग सब सीख रहे हैं, डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं पूरी दुनिया में। हर स्ट्रेन के साथ हम लोगों को नए टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन मिल रहे हैं, वो चैलेंजेस के साथ हम कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्फेक्शन के पैटर्न को। तो उसी तरह हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है वर्स्ट के लिए, लेकिन उसके लिए पैनिक का बटन अभी नहीं प्रेस करना। हम लोगों को होशियार रहना है। होशियार रहने के लिए बच्चों को एजुकेट कराना, डराना कम, एजुकेट ज़्यादा कराना कि हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, मास्क पहनना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मास्क उतार के रख सकते हो अगर तुम खुले में हो, क्योंकि अभी वो लेवल ऑफ केयर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि देखो, तुम्हारा बच्चा एक ब्रांड न्यू गाड़ी के जैसा है। तुम शोरूम से एक नई गाड़ी लेके आओ, वो तुम्हें सताती नहीं, उसका ड्राइवर सही नहीं हो तो पूरी तकलीफ है तुमको। तो ये बच्चे भी ब्रांड न्यू कार्स के जैसे हैं। ब्रांड न्यू कार्स प्रॉब्लम नहीं देती तुमको, चलाने वाले आप लोग हैं। आप उसको अगर ढंग से चलाएंगे, उसको सही रास्ता देंगे, सही सड़क पे चलाएंगे, तो तुमको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सर सोशल मीडिया की वजह से या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हो गया या फिर सर्कल की वजह से हो गया, काफ़ी हद तक ये होता है कि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम लोग अपने टेंड करते हैं कि अपने किसी फ्रेंड से पूछ लिया कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई तो आपने कौन सा मेडिसिन दिया था, या घर पे कैसे करना है। तो सेल्फ मेडिकेशन आप किस हद तक रिकमेंड करते हैं, या फिर अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो कितनी हद तक सेफ़ है और बच्चे के लिए सही है? सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट इट डिपेंड्स ऑन तुम किस तरीके से अपना मैसेज अपने पेशेंट्स को देते हो। मैं जब पेशेंट्स को समझाता हूँ, जब मेडिसिन लिख के देता हूँ, तो उनको बोलता हूँ ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है, ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है, ये एंटीबायोटिक्स है, ये मैं डिसाइड करूँगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये सर्दी की दवा, ये खांसी की दवा, कभी वॉमिटिंग हो जाए तो ये दवा, ये रूटीनली तुम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। एक दिन 2 दिन मैनेज करके देखो, कम नहीं हुआ जब डॉक्टर को लाके दिखाना, ओके। लेकिन ये सेल्फ मेडिकेशंस में क्या होगा कि एंटीबायोटिक्स अब्यूज़ ज़्यादा हो गया, जो सोसाइटी के लिए डेंजरस है। एंटीबायोटिक्स नए इन्वेंट नहीं हो रहे। अगर हम पूरे हमारे एंटीबायोटिक्स का जो रिजर्व हमारे पास है, अगर वो पूरी तरीके से यूज़ कर लें और एग्जॉस्ट कर लें, तो आने वाली जनरेशन के लिए तो एंटीबायोटिक्स बचेंगे नहीं, जब तक न्यू एंटीबायोटिक्स इन्वेंट नहीं होते। और न्यू एंटीबायोटिक्स इन्वेंट उस स्केल पे नहीं हो रहे जिस स्केल पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो सेल्फ मेडिकेशन, सिंपल मेडिसिन, ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लेता है कि आइंदा कोई अगर ऐसे इन्फेक्शन हो तो मैं कौन से मेडिसिन यूज़ कर सकती हूँ, कफ के लिए, कोल्ड के लिए। एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर का डोमेन रहता है, डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके चॉइस का डॉक्टर ही मिलना चाहिए इन अ केस ऑफ इमरजेंसी। तो हमेशा अपने घर के करीब हॉस्पिटल ढूंढ के रखिए कि देखें कि कौन सा डॉक्टर अवेलेबल रहेगा इन इमरजेंसी। मैं कौन से नज़दीक के हॉस्पिटल जाऊंगी और वहाँ डॉक्टर देखने के बाद अगर ज़रूरी पड़े तो नेसेसरी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए। बदलाव बहुत हद तक आया है अपनी ज़िंदगियों में सब, और स्पेशली लॉकडाउन के बाद से हर चीज़ हैज़ बिकम वेरी ऑटोमेटिक। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे आपके घर की कोई भी डिलीवरी हो, आपको यू गेट इट ऑन योर डोर स्टेप। तो ऐसे ही हो गया फूड हैबिट्स की वजह से। बच्चों को पता है कि कैसे उनको अपना खाना ऑर्डर करना है, बिकॉज ऑफ विच उनकी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। और पेरेंट्स भी इतने बिजी हैं कि वो प्रॉपरली घर पे बनाना है, हेल्दी खाना देना है, उस चीज़ से ज़्यादा हम लोग ये करते हैं कि चलिए अगर टाइम नहीं है तो विल ऑर्डर समथिंग। तो ऑनलाइन ये जो खाने मंगाना है या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है बच्चों की, उसकी वजह से तबीयत बहुत ख़राब होती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहें?
देखिए मैडम, सोशल मीडिया आने की वजह से ये चैलेंजेस बहुत हो गए हैं और हर पेरेंट ये चैलेंजेस फेस कर रहा है कि क्या खिलाना है बच्चे को। ठीक है, अब खिलाना सोशल मीडिया के चैलेंजेस देखो। अब मैं एक सीधा सीधा मिसाल देता हूँ कि आज से 8-10 साल पहले जब ये होम डिलीवरी ऐप्स ये वो नहीं हुआ करते थे, तो मेरी प्रैक्टिस में जनरली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आते थे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसका रीज़न ये था कि जब फैमिलीज़ में ट्रेंड हुआ करता था फ्राइडे सैटरडे संडे बाहर जाके खाना खाएं, और वो लोग फूड पॉइजनिंग लेके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाया करते थे। अब ये ट्रेंड ये होम डिलीवरीज आने के बाद थोड़ा चेंज हो गया। अब हर दिन फूड पॉइजनिंग वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन आपके डोर स्टेप पे आपके घर में कुछ ना कुछ बाहर का खाया जा रहा है। विथ वेदर चेंजेस, विद अ ट्रॉपिकल कंट्री के साथ खाने का डिलीवरी सिस्टम अगर कंट्रोल टेम्परेचर्स में नहीं हुआ तो दैट फूड कैन बिकम इन्फेक्शियस टू यू एंड नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कभी कभी हम लोगों को सूट हो जाता है, हमारे बच्चों को सूट नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी को टॉलरेट नहीं कर सकती। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि अब लॉकडाउन था, ये था, तो ये सब चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए कैसा यूज़ करें। तो जनरली बच्चे 8-9 साल के ऊपर जो रहते हैं उनको बोला जा सकता है कि बाबा आज कुछ बनाते हैं घर पे। क्या बनाएंगे? न्यू रेसिपी बनाएंगे। न्यू रेसिपी बनाएंगे और हेल्दी फूड बनाएंगे, ऐसा कुछ करके उनको इन्वॉल्व करना, और उसकी पसंद की रेसिपी घर वाले अगर अपने हाथों से बनाए घर पे तो उससे बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है वो सब चीज़ों के साथ में। तो वो खाने की चीज़ें, खाने की आदत, कोई भी खाना घर का बहुत अच्छा दिखता है जब पूरा घर साथ में बैठ के खाता है उसको। तुम दुनिया का कोई भी खाना ला लो, लेकिन तुमको अकेले बैठ के खाना पड़ेगा तो वो एक बहुत ज़्यादा एक होमवर्क या काम के जैसा दिखता है, तो जिसका तुम्हारा दिल कहेगा कि जल्द से जल्द इसको फिनिश कर दो। वही चीज़ें अगर तुमको कंपनी मिली अच्छी तरह से तो यू विल एंजॉय योर फूड। सेम वे हमारे बच्चों की ज़रूरत भी वही है कि दे विल एंजॉय देयर मील इफ यू एटलीस्ट ईट वन मील इन अ डे टुगेदर। पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाए, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ये बाहर की चीज़ों का इंक्लिनेशन बच्चों का ज़्यादा नहीं होगा, वो होम फूड के साथ ही ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत अहम एडवाइस मैं समझती हूँ कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए आज दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इन एडवाइस से काफ़ी हेल्प मिली होगी, अपनी पेरेंटिंग के लिए काफ़ी टिप्स मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, आपकी इम्पॉर्टेंट वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात एक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी मेज़बान प्रियंका को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी।